हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज रिलेटिंग टू योर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। नाउ, जैसा कि अपन स्टार्टिंग से ही इस सब्जेक्ट के अंदर कोशिश कर रहे हैं रिलेटेड चैप्टर्स को साथ में समझने की, तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए जैसा अपन ने लास्ट टॉपिक स्टार्ट करा था दैट वाज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सेम वे कंज्यूमर ओरिएंटेड या कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए एक और एक्ट बनाया गया है जो अपने चैप्टर का पार्ट है, जो अपने कोर्स का पार्ट है, दैट इज योर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। नाउ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में एक हिस्ट्री समझेंगे। इस एक्ट की जरूरत क्यों है? अगेन सेम जैसा अपन ने कंपटीशन एक्ट के केस के पहले अपन ने जो डिस्कस करा था दैट इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर भी अपन ने सेम तरीके से चीज डिस्कस करी थी कि ये एक्ट जरूरी क्यों है एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से रहेगी, कौन सी अथॉरिटीज रहेगी, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी पिछले चैप्टर के अंदर में भी। एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो इन द सेम सेंस दैट इज कंज्यूमर के लिए ये सारे चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। नाउ, कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले देयर वाज एमआरटीपी एक्ट ऑफ 1969। नाउ व्हाट इज एमआरटीपी एक्ट? दैट इज मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। नाउ एज द वर्ड सजेस्ट, एमआरटीपी एक्ट बनाया गया था मोनोपोली को रोकने के लिए। नाउ व्हाट आर मोनोपोलीज? मोनोपोली बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। नाउ सिंस देयर इज सिंगल सेलर यानी सामान बेचने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस नहीं है। अब जब कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है एंड अगर उसको उस चीज की जरूरत है तो उसको एक पर्टिकुलर सेलर से ही वो चीज खरीदनी पड़ेगी क्योंकि बेचने वाला सिर्फ एक है। दैट इज व्हाट मोनोपोली इज। अब होता ये था क्योंकि सिंगल सेलर होता था तो वो अनफेयर प्राइसेस चार्ज करता था, यानी हद से ज्यादा उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी नहीं बनती, उससे ज्यादा प्राइस वो लोग चार्ज कर रहे थे। सो अब होने ये लग गया कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शंस नहीं था। एंड जो दूसरी चीज लोगों ने करनी चालू कर दी कि दिखाने के लिए तो चार सेलर्स है मार्केट में, बट मिलकर काम कर रहे हैं कि बेचेंगे तो इसी प्राइस पे बेचेंगे, इस प्राइस से कम प्राइस पर अपन नहीं बेचेंगे। सो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस जिससे मार्केट परफेक्ट कंपटीशन से या मोनोपोलिस्टिक से मोनोपोली फॉर्म में जा रहा था, दैट इज सिंगल सेलर फॉर्म में जा रहा था, जहां पर कंज्यूमर को नुकसान हो रहा था एंड सेलर को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा था, तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए आपने एक्ट बनाया था एमआरटीपी एक्ट ऑफ 1969। दैट इज योर मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अपन ने डिस्कस करा एमआरटीपी ऑफ 1969। सो एमआरटीपी एक्ट बनाया अपन ने 1969 के अंदर एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज होती गई, सिचुएशन चेंज होती गई, तो अपन ने एक और एक्ट उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया दैट वाज ऑफ योर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। नाउ, कंपटीशन एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी अपन को? जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता गया, मार्केट ओपन अप होता गया, तो उन्हें ये लग गया कि लोगों ने अलग अलग तरीके से लॉ का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। अब किस तरीके से मिसयूज करा कि जो भी चीजें मेंशन थी स्पेसिफिकली, ये अपन वापस लिख देते हैं क्योंकि वहां पर क्लैरिटी नहीं थी, दैट इज एमआरटीपी एक्ट ऑफ 1969। इसको रिप्लेस करके अपन लेकर आए कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। नाउ, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं चीजें जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक्ट चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि कंपटीशन देयर वर सर्टेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। 1991 में मार्केट में गवर्नमेंट ने तीन मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे, दैट इज योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहां पे गवर्नमेंट ने वेरियस नई स्कीम्स चालू करी, वेदर इट बी रिलेटिंग टू योर एफडीआई जिसमें अपन ने लिमिट्स बढ़ा दी, फॉरेन कंपटीशन अलाउ कर दिया, फॉरेन कोलैबोरेशंस अलाउ कर दिए। तो उससे होने ये लग गया कि अगर एमआरटीपी एक्ट जैसा रिस्ट्रिक्टिव तरीके से काम कर रहा था, अगर वो कंटिन्यू रहता
सो अपन को चीजें चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आप मार्केट ओपन अप कर रहे हो एंड दूसरी तरफ आप खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठे हो, तो उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रिक्वायर्ड सर्टेन न्यू एक्ट. दैट इज व्हाई वी फॉर्मुलेटेड कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. एंड अब फर्क क्या हो जाता है बेसिकली, पहले हर चीज को शक की निगरानी से देखा जाता था. कहीं पे भी थोड़ा सा भी शक होता था गवर्नमेंट को कि अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस को ये करने का अलाउ किया गया तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जिससे कंज्यूमर को नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट फटाफट उसमें इंटरफेयर करके या तो उसको बंद कराने की कोशिश करती थी या उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की कोशिश करती थी. अब उसको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया, थोड़ा इजी कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, जहां पर क्लियरली गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी. थ्रेशोल्ड लिमिट मींस मैक्सिमम लिमिट. यानी अगर दो बिजनेस फर्म्स आपस में सिमिलर इंडस्ट्री में रहते हुए अगर कोलैबोरेट करना चाहती है एंड कोलैबोरेशन से अगर मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा है, so that is again leading towards monopoly, but there are certain combinations जिससे कस्टमर को फायदा भी हो सकता है. एंड फॉर दैट क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी, दैट इज मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी इन टर्म्स ऑफ टू क्राइटेरियाज. दैट इज फर्स्ट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर टर्नओवर एंड सेकंड वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, सो दो क्राइटेरिया जो अपन ने रखे डिसाइड करने का वेदर कुछ एक्शन लिया जाएगा या नहीं. दैट वाज, फर्स्ट वाज योर टर्नओवर and second was your asset criteria. Now turnover asset criteria अपन ने रखा. Now turnover and asset criteria रखने से हुआ क्या, there was a clarity, that is अगर कॉम्बिनेशन में आप जो भी कॉम्बिनेशन कर रहे हो अगर उस कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आपके जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट वील स्टडी व्हेन वी गो थ्रू द चैप्टर, अगर उस लिमिट से ज्यादा आपके एसेट्स क्या फिर आपके टर्नओवर हो रहा है, सेल्स हो रही है, सो देन द गवर्नमेंट वुड इंटरफेयर, इंक्वायर एंड सी इनटू इट कि इससे कोई भी मार्केट डिस्ट्रप्शन आप क्रिएट नहीं कर रहे, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन से कस्टमर को नुकसान नहीं होगा. अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई रहता है तो ही वो कॉम्बिनेशन को अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाउड. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर सोवरेन दूसरा एक्ट that is a part of our curriculum is our Competition Act of 2002 that we'll start right now. Now, the Competition Act paves the way. It's long time ago. It has also come to refer to an historic era affecting other aspects of daily life including the trade and competition. यानी बेसिकली एक्ट बनाया इसलिए गया क्योंकि उसके हिस्टोरिकल एविडेंस भी है. अगर अपन ने अपनी छोटी क्लासेस में दैट इज 9th 10th में एसएसटी का थोड़ा बहुत भी अपन को हिस्ट्री का पोर्शन ध्यान हो, वहां पर जब भी देयर वाज मोनार्की रूल दैट इज किंग्स रूल, किंग हर चीज की एक्सक्लूसिव मोनोपोली रखता था. दैट इज डीलिंग की पावर मोस्टली वाज विद द किंग और सम ऑफ इट्स पीपल. अब मोनोपोली से या मोनोपोली का कंसेप्ट तब से स्टार्ट हो रखा है, दैट इज इट इज अराउंड द ईयर ऑफ 1700s एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे. जिस तरीके से टाइम चेंज होता जा रहा है, कॉम्बिनेशंस के तरीके चेंज होते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप लॉ को चेंज करते हुए तोड़ मरोड़ के कोशिश कर रहे हो कि आपका कॉम्बिनेशन भी हो जाए, मार्केट से कंपटीशन भी कम हो जाए एंड कॉम्बिनेशन करने से जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो आपको मिले. बट गवर्नमेंट ऑल्सो इज वेरी एक्टिव विद द चेंजिंग एनवायरमेंट. जो भी चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, जो भी चेंजेस एनवायरमेंट में आ रहे हैं, जो भी चेंजेस लोग कर रहे हैं लॉ से भागने के लिए, गवर्नमेंट भी लॉ में वेरियस अमेंडमेंट्स लाकर एंड लॉ को पूरा ही चेंज करके कोशिश कर रही है वो सारी एक्टिविटीज को अपने परव्यू के अंदर लाने की, ताकि कोई भी गलत इंसान बच ना सके. Competition is a complex and technical subject which does not lend itself to easy summary or concise clarification. Of late, the globalization, that is your economic reforms of 1991, opening up of market worldwide, it has become subject of great practical importance. It involves establishment and development of concepts, legal principles, policies for the benefit of consumer interest, that is consumer sovereign act जो अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा.
The principles and policies are applied to a wide range of private agreements and arrangements which commercial undertakings enter into themselves or with each other. In addition, they also apply to the policies and directions of the government. Competition is universally acknowledged as the best means of ensuring that consumers have access to broadest range of services at competitive prices. यानी बेसिकली कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा जो होता है, जिस वजह से कंज्यूमर चाहते हैं कंपटीशन ज्यादा हो, एक तो वैरायटी आपको मिल जाती है एंड सेकेंडली प्राइसिंग कंपेरेटिवली कम हो जाती है। अगर ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल से अगर अपन समझना चाहें, एक नया डेवलप्ड एरिया है अगर आपकी सिटी में, वहां अराउंड 100 मकान अगर बन गया है, वहां पर सिर्फ एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। सो मोस्टली एंड दूसरा जो भी नियरेस्ट मार्केट है दैट इज अराउंड 10 to 20 किलोमीटर अवे। अब अगर आप समझना चाहें मोनोपोली से फायदा क्या होता है, तो जो भी नियर बाय शॉप्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, सो दे वुड चार्ज यू मोर प्राइस। अब ये चीज अपन को लग रहा होगा कि सर अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म्स है जो घर बैठे आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे डिलीवर करते हैं, तो वही अपना फायदा है कंपटीशन का। अब अगर ऐसा कंपटीशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, रोक दोगे, तो उससे कस्टमर के साथ चीटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड हो सकता है सेम कमोडिटी जो ओरिजिनली अगर कस्टमर जहां कंपटीशन है उस मार्केट से जाकर खरीदे तो उसको कम प्राइस पे मिल जाए, बट क्योंकि एक ऐसे मार्केट में वो रह रहा है जहां पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, तो उसको सेम कमोडिटी की ज्यादा प्राइस देनी पड़ रही है। तो वो चीज के लिए कंपटीशन होना जरूरी है फ्रॉम द कस्टमर्स परस्पेक्टिव। Now, economic reforms and competition. Now, economic reforms were introduced in the year of 1991. Basically, economic reforms are liberalization, privatization and globalization. यहां पर आप emphasis दे रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड मार्केट, यानी वर्ल्ड में फ्री ट्रेड बढ़ाना एंड कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है रिलेटिंग टू ट्रेड उसको सॉल्व करना एंड मूविंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सब के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, दैट वाज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से हुआ ये कि आपका एक सेलर दैट बिलोंग्स टू इंडिया गोज टू सम अदर कंट्री एंड सेल्स देयर प्रोडक्ट इन द सेम वे। होने ये लग गया दूसरी कंट्री के सेलर्स भी इंडिया में आकर प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिए, एंड क्योंकि डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल सेलर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो जनरल प्राइस लेवल दैट इज the prices at which the earlier products were offered now came down क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। बट उससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई। प्रॉब्लम्स इस तरीके से बढ़ी कि टू फेस द कंपटीशन दैट इज देयर, कुछ सेलर्स ने आपस में कार्टल्स बना लिए। कार्टल्स बना लिए यानी एक एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ दिखाने के लिए हम 4 अलग अलग दुकानें हैं, बट इंटरनली एग्रीमेंट कर लिया कि बेचेंगे तो इसी प्राइस पे पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। All these things are covered under the Competition Act and declared harmful for the competition. Now, we would study again back to our topic that is of economic reforms and competition. The world economy has been experiencing a progressive international economic integration. Integration यानी जोड़ना. For the last half of a century, there has been marked acceleration in the process of globalization and also liberalization during the last 3 decades. Now, liberalization means आपने रूल्स रेगुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया जो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे फॉर एवरीथिंग। नई इंटरप्राइज ओपन अप करना, एक्सपेंशन करना या फिर नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, पहले ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो अब आपने काफी हद तक कम कर दी। Since 1991, the government of India has introduced a series of economic reforms, including the policy of liberalization, deregulation, disinvestment, that is basically a privatization, जहां पर गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग्स को सेल कर देता है टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो रीसेंट डिसइन्वेस्टमेंट हुआ दैट वाज ऑफ एयर इंडिया, जहां पर एयर इंडिया वापस बेच दिया गया टू द टाटा ग्रुप, एंड प्राइवेटाइजेशन। The seriousness of macroeconomic imbalances and unanimity towards reform rendering this possible, the broad thrust of new policies was to move away from centralized allocation of resources in some key sectors by the government
to allocation by market forces. Now, तीन तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अपना होता है। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो अपन पढ़ रहे हैं अभी अबाउट द पर्टिकुलर एक्ट, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अपन को एक ब्रीफ आना चाहिए कि अपन का ये एक्ट आया क्यों और इसको चेंज करने की आपको जरूरत क्यों पड़ी। सो तीन तरह के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, ग्रोथ के लिए मेजर काम लिया गवर्नमेंट ने अपने हाथ में, एंड तब गवर्नमेंट ने सारी डिसीजन मेकिंग पावर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, लाइसेंसिंग सब अपने पास रखी। धीरे धीरे कंट्री डेवलपमेंट पार्ट पे चलने लगी, एंड तब गवर्नमेंट को लगा कि हम सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते। तो वही चीज यहां पर बता रखी है कि गवर्नमेंट को धीरे धीरे लगा, दैट पेव द न्यू वे, कि पहले जो सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन, यानी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले रखा था ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो पावर अब आपने मार्केट फोर्सेस को दे दी, दैट इज प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी, थ्रू दीज थ्री पॉलिसीज दैट वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड। Private participation in economic development has emerged as an alternative to the state-oriented development strategy in the reform period. यानी initially जो reforms थे उसमें government owned enterprises पर ज्यादा focus था, but now we have developed an alternative, that is private participation. उससे हुआ ये, for example if you see प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस का क्लीनिंग, जो अपन रेलवे प्लेटफॉर्म देखते हैं उसकी क्लीनिंग आजकल बहुत अच्छे से होने लग गई है, क्योंकि वो सारी चीजें आपने प्राइवेटाइज कर दी है। सो प्राइवेटाइजेशन सिंस सी उसमें दोनों चीजें, प्राइवेटाइजेशन में वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, गवर्नमेंट काम करती है तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सो एनी हाउ सम प्राइस एक्स्ट्रा वुड बी पेड बाय द कंज्यूमर इन सर्टेन केसेस, नॉट एवरीवेयर, बट उससे होगा ये, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट वुड इंप्रूव, दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। After a decade of reforms, restraints to competition, that is restrictions to competition, such as state monopoly, यानी कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए कि अगर इन सेक्टर्स में, इन इंडस्ट्रीज में काम करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते। एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड कंट्रोल्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, जो पहले था रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल, मोर कॉम्पिटिटिव एंड डीरेगुलेटेड ओपन मार्केट पॉलिसीज। Nickel et al. In an article, Competition and Corporate Performance, suggested three different channels of incentives. Competition creates greater competition for comparing performance. Second, a more competitive environment where price elasticity of demand tends to be higher. And third, induces greater efforts among workers. Now, again an example, अपन एक बहुत फेमस बैंक को जानते हैं, दैट इज एसबीआई, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं। अब मीम्स क्या बनते हैं? व्हेनेवर अ कस्टमर गोज देयर, सब लंच टाइम है और आपका काम नहीं होगा, एसबीआई का इतना लंबा लंच टाइम हो जाता है। सो द प्रोडक्टिव कैपेसिटी of from this example, what we can conclude is the productive capacity of government employees was getting down day by day, बिकॉज देर वॉज नो मोटिवेशन, बिकॉज वो जानते थे एक पॉइंट पे पहले, जब इतना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट कंपटीशन नहीं था, कि अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने हैं तो हमसे ही करने पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ पे? सो दे वर ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड। नाउ इफ द कंपटीशन हैज इंक्रीज, कंपटीशन बढ़ गया, हर एम्प्लॉय चाहता है मैं काम अच्छे से करूं, मेरा प्रमोशन हो, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो, ताकि जब मैं दूसरी कंपनी में जाऊं तो मुझे और ज्यादा पैसा मिले। सो वो एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दैट इज इंड्यूसेस ग्रेटर एफर्ट्स अमंग वर्कर्स। कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट होने से प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, दैट इज प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है, प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ने से ये हो जाता है, अगर आप कोशिश करोगे कस्टमर से अनफेयर प्राइस चार्ज करने की, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदना कम कर देगा, क्योंकि मार्केट में अब कंपटीशन आ चुका। नेक्स्ट, competition policy typically has two elements. One, a set of policies that enhance competition in local and national markets. The second element is legislation designed to prevent anti-competitive business practices with minimal government intervention, that is competition law. अब अपन डिस्कस करते हैं ये पॉइंट। कंपटीशन एक्ट बेसिकली
बनाया दो पर्पज से गया है, एक कंपटीशन बढ़ाना एंड दूसरा ऐसी सारी एक्टिविटीज को रोकना जिससे कंपटीशन के ऊपर कोई खराब इम्पैक्ट आने वाला है। जैसा अपन ने डिस्कस करा, आपने कार्टल्स बना लिए, आपने ग्रुप्स बना लिए एंड ग्रुप बना के आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर बेचेंगे तो इसी प्राइस पे बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स को रोकने के लिए एंड मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ताकि कस्टमर्स के पास वैरायटी रहे एंड दे आर फ्री टू चूज विच प्रोडक्ट टू परचेज एंड एट व्हाट प्राइस। उस इन दो पर्पसेस के लिए आपने बनाया अपना कंपटीशन एक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वील स्टडी इज द हिस्ट्री, दैट इज जो अपन ने डिस्कस करा था अबाउट एमआरटीपी एक्ट। The first Indian competition law was enacted in 1969 and was christened as the Monopoly and Restrictive Trade Practices Act of 1969, that is MRTP Act. The genesis of MRTP Act 1969 is traceable to Articles 38, yani the reason for establishment of this act can be traced from Article 38 and 39 of the Constitution of India. The directive principle of the state in the article lays down, that is 38 39 में लिखा गया है, in simple language you'll understand, inter alia, that the state shall strive, that is the government should do whatever it is possible to promote the welfare of people, यानी लोगों के भले के लिए काम करेगी गवर्नमेंट, by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, that is social, economic, political, shall inform all the institution of national life and the state in particular direct its policy towards securing, that is ये preamble of our constitution में भी लिखा है, खूब सारे प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक जस्टिस है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की हर तरीके से इन चीजों को प्रोटेक्ट करना, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस of the community are so distributed so that as to best subserve the common good, यानी लोगों के भले के लिए जो चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, व्हीट, राइस, ये सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज है। अब गवर्नमेंट कोशिश करती है इनकी अवेलेबिलिटी हर किसी के पास रहे, दैट इज टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑल्सो। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपको राशन शॉप्स के थ्रू फ्री में या एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट कोशिश करती है वो चीज को प्रोवाइड करने की। तो वही चीज बता रखी है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, दैट इज वट एवर आर योर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इस तरीके से बांटे गए हैं टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट, टू सर्व द कॉमन गुड, दैट इज ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, उस तरीके से गवर्नमेंट का काम है जरूरी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से करना, that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to a common detriment, that is सिर्फ इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज सारे रिसोर्सेज, सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, सारा प्रोडक्शन अगर कुछ ही लोगों को दे दोगे तो उससे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो वो रोकने के लिए ही ये सारे एक्ट्स आपने बनाए हैं। वापस रीडिंग लगाते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन concentration of wealth and means of production to a common determinant, सिंगल हाथ में पावर, दैट इज मोनोपोली को रोकना बेसिकली। द मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन इन इट रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट restrictive trade practices means a practice which obstructs the free play of competitive forces or impedes the free flow of capital resources into the stream of production or the finished goods in the stream of distribution at any point before they reach the hands of ultimate consumer। यानी कोई भी ऐसा काम रिस्ट्रिक्टिव यानी रुकावट वाला काम अब ऑब्स्ट्रक्ट्स यानी रुकावट प्ले करता है, रुकावट की तरह एक्ट करता है इन द फ्री प्ले ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, यानी कंपटीशन में रुकावट की तरह एक्ट करता है टू मी to impede the free flow, that is to stop the free flow of capital
और रिसोर्सेज यानी पैसा या सामान इनटू द स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्शन, यानी अभी आप प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। दैट इज काफी ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जिसका कंट्रोल अगर सिर्फ कुछ ही लोगों को दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे, सिर्फ कुछ ही लोगों को रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोडक्ट बेचा जाएगा, ताकि होगा ये सी, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आटा बनाने के लिए आपको गेहूं चाहिए, अब हुआ ये कि सारे फार्मर्स ने एग्री कर लिया कि हम बेचेंगे तो एक ही फर्म को बेचेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि उससे आप कंपटीशन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, not at the distribution stage but at the input stage, that is at the production stage or the finished goods in the stream of distribution। यानी आपने प्रोडक्ट तो बन गया बट मार्केट में उसको आसानी से बिकने नहीं दे रहे, या बिकने दे रहे हैं तो बाकियों के प्रोडक्ट्स को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो मार्केट में आने से। All these practices are restrictive trade practices. The Commission lists out the following restrictive practices pursued not only in India but also in many countries. These include horizontal price fixation, vertical price fixation, resale price maintenance, allocation of market between purchasers, discrimination between purchasers, boycott, exclusive dealing contracts, tie-up arrangement। भारी भारी वर्ड हो गए सर, समझ कुछ नहीं आ रहा। समझते हैं, हर चीज एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल फिक्सिंग ऑफ प्राइस, हॉरिजॉन्टल यानी जो फर्म्स एट द सेम लेवल है वो कोशिश कर लेती है कि एग्रीमेंट पे इंटर करके कि अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो इसी प्राइस पे बिकेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ये सब वापस डिटेल में आएगा, अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल यानी जो सेम लेवल पे है वो प्राइस फिक्सेशन कर लेते हैं, बेचेंगे तो इतने पे, नहीं तो नहीं। वर्टिकल फिक्सेशन मींस हर एक सप्लाई चेन पे आपने प्राइस फिक्स कर दी कि हम इनपुट बेचेंगे तो इतने पे ही बेचेंगे, आउटपुट बेचेंगे तो इतने पे ही बेचेंगे, दैट इज योर वर्टिकल फिक्सेशन ऑफ प्राइस। और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस यानी बेचना है तो इतने पे ही बेचना है, इससे कम पे नहीं बेचना। एलोकेशन ऑफ मार्केट बिटवीन परचेजर्स, आपने क्या कर दिया, मैं इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू जोधपुर की, जोधपुर में मैं बेचूंगा, जयपुर में तुम बेचना। तुम जोधपुर में आके कंपटीशन क्रिएट मत करना, मैं जयपुर में आकर कंपटीशन क्रिएट नहीं करूंगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज योर एलोकेशन ऑफ मार्केट्स, आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया बिटवीन परचेजर्स। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन परचेजर्स, बॉयकॉट एंड एक्सक्लूसिव डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो एक्सक्लूसिव डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट हर जगह गलत नहीं माने जाते, कुछ सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रेंचाइज दे रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो दैट इज एक्सक्लूसिव डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं डीलिंग उसी के साथ करूंगा या वो मेरे साथ ही डीलिंग करेगा क्योंकि उसने मेरी फर्म की फ्रेंचाइज ली है। दिस इज अलाउड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि टोटली रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। नेक्स्ट इज अ टाई अप एग्रीमेंट, टाई अप एग्रीमेंट यानी हर तरीके से आपने एग्रीमेंट कर लिया, इससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बेचेंगे, इससे कम प्राइस पे नहीं बेचेंगे, तो वो सारी चीजें आर नॉट अलाउड, are considered to be a restrictive trade practice. The principal objectives of the Act, as spelled out in the preamble, were prevention of concentration of economic power to the common detriment, यानी पैसे का concentration in a few hands should be stopped, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली दैट इज सिंगल सेलर बनने से या मार्केट में सिंगल सेलर का स्टैब्लिशमेंट होने से रोकना, प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस यानी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे मोनोपोली क्रिएट हो रही है, जैसा अपन ने ऊपर डिस्कस करा, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रैक्टिसेस को रोकना। अब नेक्स्ट कम्स योर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। Unfair trade practices in trade and commerce were prevalent in even in the older days. Priests in Sumeria and Babylon are on record to have lent money to needy at high rates of interest during the period of Tudors. Practices of forest stealing, that is meaning pushing up prices by buying up supplies before they reach market. Regretting, that is buying up supplies in the market, and engrossing, that is buying up supplies whenever available, were prevalent। यानी मार्केट में प्रोडक्ट आने से पहले आपने सारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया ज्यादा प्राइस देकर, क्यों? आपने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करनी थी, मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचे उससे पहले मैंने परचेज कर लिया, मार्केट में सप्लाई होगी नहीं,
डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा ज्यादा होगी, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि खरीदना है तो इतने में ही खरीद सकते हो। सो दैट इज ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, तो वो चीज अपन को यहाँ पर बताइए। ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। या तो मार्केट में प्रोडक्ट आने से पहले सारा ज्यादा पैसे देके खरीद लेना। अब ज्यादा पैसे दिए तो उससे आपको फायदा क्या? जब मार्केट में आपके अलावा प्रोडक्ट बेचने वाला कोई होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस वुड गो अप। तो आपने जो पहले ज्यादा पैसा दिया उससे ज्यादा आप रिकवर कर लेंगे, तो मार्केट में आने से पहले खरीदना। नेक्स्ट, रिग्रेटिंग, दैट इज बाइंग अप सप्लाईज इन द मार्केट। मार्केट में है बट उस मार्केट से आप गायब करने की कोशिश करते हो धीरे धीरे स्मॉल लॉट्स में अलग अलग जगह से उठा के। एंड इंक्रोजिंग, दैट इज बाइंग द सप्लाईज वेन एवर अवेलेबल। जब भी सप्लाई है उसको गायब कर दो। एक आने से पहले रोकना, एक मार्केट में है तब रोकना, एक आउट ऑफ स्टॉक है जैसे ही आता है परचेज कर लेना। ये सारी चीजें अभी अपन देखते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट लीगल बट स्टिल पीपल आर डूइंग। Amazon फ्लिपकार्ट पे जब भी सेल आती है, अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आईफोन सस्ता हुआ है, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है सेल के टाइम में ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो काफी लोग क्या करते हैं, उसको उसी प्राइस पे अलग अलग अकाउंट से अलग अलग एड्रेसेस पे मंगा लेते हैं एंड वो स्टॉक अप कर लेते हैं। एंड लेटर ऑन जब वो सेल खत्म हो जाती है, प्राइस नॉर्मल हो जाती है, उस प्राइस से 1000 2000 कम करके आप बेचने की कोशिश करते हैं। ऑल दीज आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अभी के टाइम में अपन एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। Thus, exploitation at marketplace is not a new phenomena of modern civilization. At present, various types of unfair trade practices are prevalent at national as well as international market. The legislative history of countries the world over bears redeeming testimony to the endeavors of national government to enact suitable legislation to curb, yani rokna, unfair trade practices. The underlying objective of such legislative endeavor has been to make behavior at marketplace conducive to righteous dealing so that ultimate consumer get fair deal। यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके के लॉ का जो इससे रिलेटेड बन रहा है, दैट इज टू प्रमोट कंपटीशन वेदर इन इंडिया और इंटरनेशनली, इज फॉर द रीजन दैट कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे फेयर डीलिंग के साथ प्रॉपर वेराइटी के साथ प्रोडक्ट मिल जाए, उसके साथ किसी भी तरीके की गलत डीलिंग ना हो। नेक्स्ट इज योर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। The monopoly and restrictive trade practice of 1969 as one of its objective the prohibition yani rokna of restrictive trade practices in order to ensure that the benefits of free and fair competition in the market reach the ultimate consumer. It is essential that the process of competition should not be distorted, that is competition रुकना नहीं चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सही प्राइस पे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे और कस्टमर को फायदा हो, उसके लिए ये एक्ट अपन ने बनाया। बाय एनी ट्रेड प्रैक्टिस ईदर बाय सिंगल मैन्युफैक्चरर और अ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर और डीलर। फॉर इंस्टेंस, इफ अ मैन्युफैक्चरर stipulates a condition that the wholesaler shall sell only his products and not of other, and shall resell the goods at the price stipulated by him, or the forces of wholesaler purchaser to procure the entire line of manufacture for him, the result may be distortion of competition in the market. The MRTP Act is concerned with promoting fair and free competition in the market. Securing the interest of consumer interest is the ultimate goal. समझते हैं? एग्जाम्पल बताया गया अपन को। अगर होलसेलर अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, एंड उसमें कंडीशन ये डाल देता है कि आप किसी और के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, एंड आपको भी रिटेलर को उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा जिस प्राइस पे मैं आपको ऑर्डर करूंगा, तो ये सारी की सारी चीजें आर कंसिडर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आर नॉट अलाउड एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। यूजुअली बिजनेस सीन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का काम है प्रोडक्ट बनाना, एक पर्टिकुलर प्राइस पे होलसेलर को बेच देना। होलसेलर किस प्राइस पे कौन से रिटेलर को बेचता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द होलसेलर। उस पे एज सच कंट्रोल नहीं होता ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बट ऐसा किसी भी तरीके का कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द प्राइस, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर को नुकसान अगर हो रहा है, तो वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाएगा।
अंडर एमआरटीपी एक्ट ऑफ 1969 एंड क्योंकि गलत काम कर रहे हो एज पर द एक्ट आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है. So in short, MRTP Act has been formulated to promote free and fair dealing of goods at competitive prices in the market, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा हो. तो ये था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिगार्डिंग आर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. सर अब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कंपटीशन एक्ट का था 2002 का, बट वो तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ सर. बट जरूरी इसलिए था अपने लिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ताकि अपन को पता चले जो अपन डिस्कस कर रहे हैं या अपन कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज इस तरीके से अपन अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करें कि आपको ऐसे चैप्टर्स साथ में पढ़ने को मिले जिसका लिंक आपस में बहुत आसानी से सेट हो सके, एंड आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट लेकर उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को समझ सकें. क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा, चाहे वो बेनामी हो, चाहे वो फ्यूजिटिव हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हो, कहीं ना कहीं दूसरा एक्ट का रेफरेंस था ही था. सेम वे जैसे अपन ने कंपटीशन एक्ट पढ़ा है अभी, उससे पहले जो अपन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, उसमें काफी डेफिनेशंस थी. गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, क्या अब अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन एक्ट में कि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. अब कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो जाएगा कहां सर? वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 3 फोरम्स बने हुए हैं. इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं सिमिलर चैप्टर्स को लिंक करके समझने की. एंड क्योंकि कंपटीशन एक्ट 2002 का है, बट एमआरटीपी एक्ट जो पहले चलता था उसके काफी चीजें, काफी प्रोविजंस आर सेम इन कंपटीशन एक्ट 2002. इसलिए अपन को समझना जरूरी था कि ये एक्ट का सोर्स क्या है या रीजन क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने का. एंड ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपन काफी हद तक लिंक कर चुके होंगे कि क्यों अपन ने साथ में पढ़ रहे हैं. एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, दैट इज बोथ द एक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड ताकि कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत ना हो. एंड अगर हो रहा है तो कंज्यूमर के पास एक जगह रहे, एक फोरम रहे, एक एक्ट रहे, वो सारी गलत चीजों को रोकने के लिए. एंड अगर गलत चीजें हो गई है तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा एक एक्ट आपके पास होना चाहिए, जिस सीरीज में अभी तक अपन ने दो ये एक्ट को डिस्कस करा है. मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर जिसमें अपन डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से कंपटीशन एक्ट 2002.